What's up guys? I hope you are doing well. I am वीर. वेलकम टू स्टडलर फैमिली. ये देखिए कितनी शानदार बात यहाँ पर बोली गई है. आप लोगों को अपनी लाइफ जो है वो एक्सपीरियंसेस से फिल करनी है, ना कि उसमें आप लोगों को बस चीजें इकट्ठी करनी है. हाँ, मेरे पास में गाड़ी है, मोबाइल है, घर है, ये सब चीजें लोगों को दिखाने के लिए होती है नॉर्मली. अगर आप लोग रियली में अपनी लाइफ को एक प्रोडक्टिव लाइफ बनाना चाहते हैं तो आप लोगों को अच्छे अच्छे एक्सपीरियंस लाइफ में लेने पड़ेंगे. कुछ अच्छा नया आप लोगों को ट्राई करना पड़ेगा. जो लाइफ में प्रॉब्लम आ रही है उनका सोल्यूशन निकाल के अगर आप लोग आगे बढ़ेंगे तो एक नई लीडरशिप की क्वालिटी आप लोगों के पास में आएगी. और अगर आप लोग अपनी लाइफ को इस तरीके से डील कर चलेंगे कि प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालते हुए आगे बढ़ना है, नए नए एक्सपीरियंसेस लेने हैं, तो देखिए जो ये चीजें आप लोग दिखाने की बात करें ना, ये आप लोगों के पास में इतनी होगी कि आप लोगों ने कभी सोचा भी नहीं होगा. यानी कि अपने काम पे फोकस अगर आप लोग करेंगे तो लोगों को बताने के लिए आप लोगों के पास में स्टोरीज होगी कि हाँ ये मैंने अचीव किया है लाइफ में. यानी कि दिखाने के लिए सामान की जरूरत नहीं है कि हाँ मेरे पास में गाड़ी है, मेरे पास में बंगला है, तेरे पास में क्या है. सामने वाला बोलेगा मेरे पास में माँ है. तो कहने का मतलब यहां पर यह है कि आप लोगों को अपने एक्सपीरियंसेस, अपनी स्टोरीज कुछ ऐसा अचीव करना है कि लोग सुनकर उसका इंस्पायर हो, ना कि लोगों को दिखाओ कि हाँ मेरे पास में गाड़ी है और बंगला है. उसका कुछ नहीं होने वाला है. अगर फ्यूचर में जिस तरीके से एपीजे अब्दुल कलाम सर का उदाहरण लो आप लोग, ये बोला जाता है कि जब एट द एंड ऑफ द डे जब वो यहाँ पर हम लोग को छोड़कर गए, उनके पास में सबसे ज्यादा जो चीज थी वो दिखाने के लिए वो थी उनके पास में किताबें. बाकी एक छोटा सा कमरा था और आज के में हम लोग उनके बारे में पढ़ रहे हैं कि हम लोग उनको जानने की कोशिश कर रहे हैं. क्या उनके पास में मर्सिडीज थी? क्या उनके पास में बहुत बड़ा बेंगलो था? नहीं, कुछ नहीं था. पर लेकिन उनके पास में कुछ ऐसे काम थे जिनसे आने वाली जनरेशन भी इंस्पायर हो सकती है उनके बारे में जानकर. तो वो वाली लाइफ लीड करने के लिए यहाँ पर बोला जा रहा है, जो कि एक प्रोडक्टिव लाइफ भी होगी हमारी कंट्री के लिए भी और आप लोगों के लिए भी. आज आप लोगों का जो मैप बेस्ड क्वेश्चन है ये जाकर मैप में नहीं हारेगा. न्यूएवा एस्पार्ट, इसको जाकर लोकेशन को देखिएगा. कल फिर इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे. बाकी काफी कुछ शानदार है आज के द हिंदू न्यूज़पेपर में. आइए देखते हैं क्या क्या हम लोग को डिस्कस करना है. सबसे पहले आप लोगों के सामने एक छोटा सा क्विज का आंसर जो कि लास्ट वीडियो में आप लोगों से पूछा गया था. आप लोग इसे रिवीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बोल सकते हैं. इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा 2017 में एक ग्लोबल सैंपल सर्वे लाया गया जिसमें यह बोला गया कि 70% महिलाएं काम करना चाहती हैं, पर लेकिन ओनली 45% जो महिलाओं को ही काम मिल पाता है. कहने का मतलब यह 20%, 25% जो महिलाएं हैं वो काम करना चाहती है पर लेकिन उनको काम नहीं मिल पाता है. ये काफी बड़ा गैप है यहाँ पर, खासकर एक काम देने वाले के बीच में और खासकर एक एस्पायरेशन के बीच में. यानी कि जो लोग काम करना चाहते हैं उनको काम नहीं मिल रहा है. ये कंडीशन काफी खतरनाक है. 21% जो वुमेन है आज की डेट में वो जो घरों में काम करने यानी कि अपने बच्चों की देखभाल करने, हस्बैंड या फिर घर की देखरेख करने में है. इस तरीके से अगर मेन की हम लोग बात करें इस तरीके की काम में ओनली 1.5% ओनली मेल यहाँ पर पाए जाते हैं. तो कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि मैक्सिमम जो बिना वेज के काम करती हैं वो महिलाएं हैं. यहां पर हमारी कंट्री में मेल नहीं है. तो ये यहां पर डेटा था. इसी के साथ में 41% जो वुमेन है आज के डेट में वो या तो आप लोगों को अनएम्प्लॉयड देखने को मिलेगी या आउटसाइड ऑफ द वर्कफोर्स देखने को मिलेगी. यानी कि लगभग 50% हमारी जनता आज के डेट में ऐसी है, खासकर महिलाओं की जब बात करें, या तो उनके पास में काम नहीं है या फिर वो वर्कफोर्स यानी कि किसी भी तरीके से यहाँ पर किसी भी लेबर फोर्स में काम नहीं कर रही है जहां पर उनको पेमेंट मिल सके. जबकि ये वाली सिचुएशन अगर मेल की बात करते हैं तो ये 17.2% है. यानी कि काफी कंपेयर में कम है अगर हम लोग वुमेन की बात करते हैं तो ये कुछ डेटा थे जो आप लोगों के फायदा पहुंचा सकते हैं अगर वुमेन एम्पावरमेंट की बात की जाए तो. इसी के साथ में ट्यूबरक्लोसिस की बात की जा रही है. हमारी कंट्री में 1962 में जब चाइना के साथ में वॉर हुई थी उस टाइम पर नेशनल टीबी प्रोग्राम चलाया गया ताकि यहां पर हम लोग ट्यूबरक्लोसिस यानी कि टीबी की बीमारी को कंट्रोल कर सकें. फिर इसके साथ में जब दिखा कि यहां पर फायदा नहीं हो रहा है, इसको रिवाइज किया गया. 1993 में रिवाइज नेशनल टीबी कंट्रोल प्रोग्राम लाए जिसके तहत फ्री डायग्नोसिस या ट्रीटमेंट प्रोवाइड कराने की बात की मरीजों को ताकि इस बीमारी को कंट्रोल कर सके. बहुत खतरनाक लेवल की बीमारी है, खासकर हमारी कंट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए. ऑल ओवर वर्ल्ड में पर लैख ओनली यहां पर 2 से 3 लोग मारे जाते हैं. फिर 10-12 हमारी कंट्री में 200 से 300 लोग पर लैख पे मारे जाते हैं. यानी कि 1 लाख में से 200 से 300 लोग हमारी कंट्री में टीबी की वजह से मरते हैं. ये इतनी खतरनाक बीमारी है हमारी कंट्री में. तो इसलिए इसका सोल्यूशन निकालना काफी जरूरी है. और बहुत बड़ा रीजन ये बोला गया था कि लैक ऑफ जो नॉलेज है खासकर लोगों के अंदर जिसको टीबी होती है या फिर आसपास वाले लोग भी इसको ज्यादा सीरियसली नहीं लेते हैं, जिसकी वजह से ये बीमारी और लार्ज स्केल पर फैलती जाती है. नेक्स्ट हम लोगों ने बात की थी इलेक्टोरल बॉन्ड के बारे में. 2017 की अगर बात करें तो हमारी कंट्री में एक अमेंडमेंट लेकर आया गया. 4 ऐसे लॉ थे जिनको अमेंड किया गया इलेक्टोरल बॉन्ड के लिए. एक तो था यहाँ पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया 1934 का एक्ट, रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 1951, इनकम टैक्स एक्ट 1961 और कंपनीज एक्ट है जो हमारी कंट्री में ये 2013. इन सब में चेंज कर तब हमारी कंट्री में ये ऐसे इलेक्टोरल बॉन्ड लेकर लाए गए जिनको गवर्नमेंट जो चाह रही है कि कौन उनको पैसा दे रहा है और कौन से बैंक के थ्रू पैसा उनके पास में आ रहा है और कौन सी पॉलिटिकल पार्टी को पैसा जा रहा है ये किसी को नहीं पता चलेगा. बस एक अच्छी चीज यहां पर यह है कि जो पैसा आ रहा है वो बैंकिंग सिस्टम के थ्रू आ रहा है, बाकी और कुछ भी यहां पर अच्छी बात नहीं है. तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में आप लोग को आइडिया रखना है.
बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो कि खासकर एक बॉर्डर वाले एरिया है हमारे, उनमें यहाँ पर रोड डेवलप करती है, और आसपास वाली जो कंट्री है, जो हमारी फ्रेंडली कंट्री है, उनके साथ भी उनके वहां भी यहाँ पर कई बार रोड डेवलप करती है। ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर में आती है। चंद्रयान 2 जो हमारी कंट्री का चांद के लिए मिशन भेजा जाने वाला है नेक्स्ट मंथ, उसमें नासा का लेजर इंस्ट्रूमेंट भी लेकर जाएगा ये, जो कि यूएसए की एक स्पेस एजेंसी है, जिस तरीके से हमारी स्पेस एजेंसी इसरो है। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे जो आप लोगों से पूछे गए थे, अच्छे से आप लोगों ने अटेम्प्ट किए, मैक्सिमम बच्चों ने अच्छे से आंसर दिए। इसी तरीके से पार्टिसिपेट आप लोगों को करते रहना है। आइए आगे बढ़ते हैं, नजर डालते हैं आज का क्या डिस्कशन है। पर लेकिन आप लोग इससे आगे बढ़ने से पहले बता दूं, अगर लेक्चर की पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो फेसबुक से डाउनलोड कर सकते हैं, और मेरे साथ में आप लोग यहां पर कनेक्ट भी रह सकते हैं। इसी के साथ में आप लोगों को ये पीडीएफ यहां पर टेलीग्राम से भी जाकर डाउनलोड करने के लिए मिल जाएगी, लिंक दोनों के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और देखिए कई सारे बच्चे बोलते हैं सर नोटिफिकेशन नहीं आता है। सीधा सीधा पर्पज ये है, अगर नोटिफिकेशन आप लोग चाहते हैं टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, जैसे लेक्चर आता है टेलीग्राम पर मिल जाता है आप लोगों को, ठीक है। तो वहां से आप लोगों को नोटिफिकेशन की कोई टेंशन ही नहीं रहेगी, या फिर कोई भी सोशल मीडिया हैंडल फेसबुक ट्विटर पर आप लोग वहां पर भी मैं लिंक पोस्ट करता हूं, तो आप लोगों को नोटिफिकेशन नहीं आता है तो ये जरूर कीजिए। और आप लोग कई बार चैनल तो सब्सक्राइब कर लेते हैं, पर लेकिन जो बेल आइकन है उसको प्रेस नहीं करते हैं। बेल आइकन प्रेस करिए, उससे भी काफी फायदा आप लोगों को देखने को मिलेगा। ओके, आइए अब नजर डालते हैं आज के आर्टिकल्स के ऊपर। जो फर्स्ट आर्टिकल है यहाँ पर राहुल गांधी जी के द्वारा बोला गया है कि वो न्यूनतम आय योजना लेकर आने वाले हैं अगर वो जीत जाते हैं तो। आखिर क्या है ये, और पीएम किसान के साथ में भी कंपेयर करके इस योजना को देखेंगे किस तरीके से ये न्यूज में है, तो नजर डालेंगे। न्यूजीलैंड में जो गन अभी आप लोगों को देखने को मिला कि मॉस्क में घुसकर लगभग 50 लोगों को मार दिया गया एक गनमैन के द्वारा, तो उसी के तहत यहाँ पर जो गन की 2 कैटेगरी है उनको बैन करने की बात की जा रही है, और इसी के साथ में बोला जा रहा है कि दूसरी कंट्री को भी इसे सीखना चाहिए। तो हल्का सा नजर डालेंगे, क्योंकि ये एक पर्टिकुलर कंट्री का नहीं, कई कंट्री का इशू यहाँ पर एक तरीके से कनेक्ट हो गया है। जो ये वाली बात की जा रही है, ब्रेक्जिट के बारे में बात की जा रही है, इंपॉर्टेंट आर्टिकल नहीं है, पर फिर भी थोड़ा देखेंगे आखिर क्या कंडीशन बन गई है, क्योंकि ये काफी न्यूज में और फ्रीक्वेंटली ये चलता हुआ आ रहा है। तो इसी के साथ में ये जो बात की जा रही है, आज का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आर्टिकल है आधार कार्ड जो आज के डेट में कनेक्ट किया जा रहा है, और आज के डेट में जिस तरीके से पेमेंट ट्रांसफर किया जा रहा है वो उन पर्सन के पास में नहीं जा रहा है जिन पर्सन के पास में जाना चाहिए था। कुछ ऐसा सिस्टम में आज के डेट में प्रॉब्लम देखने को मिल रही है कि लोगों के जो अकाउंट का पैसा है वो दूसरी जगह डाइवर्ट किया जा रहा है। आखिर क्या है पूरा इश्यू, डिटेल में जानेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट आर्टिकल आज के डेट का आप लोग इसको बोल सकते हैं। ये यहां पर बात की जा रही है मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर का इंटरव्यू है यहाँ पर, खासकर कांग्रेस की पार्टी है वहां पर, तो वही सारी बातें हम ये करेंगे ये वो करेंगे, तो इंपॉर्टेंट आर्टिकल नहीं है, पॉलिटिकली मोटिवेटेड आर्टिकल है। इलेक्शन आ रहे हैं पास में, तो वही सब मुद्दे यहाँ पर डिस्कस किए जा रहे हैं। नेक्स्ट ये भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल नहीं है, बोला जा रहा है कि आज के डेट में जो मूवीज है उनका पैटर्न चेंज हो चुका है। आज के डेट में गांव की जो जिंदगी है वो दिखाना ज्यादा पसंद कर रहे हैं। कुछ ऐसी मूवीज आज के डेट में निकल कर आ रही है जिसमें जो गांव वाला एरिया है उसकी क्या प्रॉब्लम्स है, क्या क्या कंडीशन वहां पर बन रही है, वो सारी दिखाने की कोशिश की जा रही है। ये हल्का सा डेटा पॉइंट है, ये फिर से इलेक्शन के बारे में। अब डेली इलेक्शन के बारे में आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा, तो देखते हैं, हल्का सा नजर डाल लेंगे इसके ऊपर। तो फर्स्ट आर्टिकल देखते हैं सबसे पहले। अभी हमारी कंट्री में जो स्कीम चल रही है वो है पीएम किसान। पीएम किसान के तहत हमारी कंट्री में जिनके पास में 2 हेक्टेयर या फिर उससे कम लैंड है, तो उन किसानों को 6,000 रुपए पर ईयर, याद रखिएगा पर ईयर की बात की जा रही है, दिए जाएंगे 3 इंस्टॉलमेंट में, यानी कि 2-2 हजार की 3 इंस्टॉलमेंट यहां पर दी जाएगी। इन तीनों इंस्टॉलमेंट को यहां पर जो देने के लिए अभी पैसा दिया गया है यहां पर लगभग 75,000 करोड़ फाइनेंशियल ईयर 1920 के लिए दिया गया है, ठीक है। तो बोला गया था लगभग 12 करोड़ मार्जिनल फार्मर इसका फायदा ले सकते हैं, और 3 इंस्टॉलमेंट में यहां पर ये पैसा दिया जाएगा, और 2 हेक्टेयर यहां पर जमीन ये होनी चाहिए। ये डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों से बन सकता है, स्टेटमेंट दे देंगे कि कितनी जमीन होनी चाहिए, कितने पैसा यहां पर ट्रांसफर किया जाएगा, मंथली किया जाएगा या फिर ईयरली किया जाएगा। और क्वेश्चन वाली वीडियो में मैंने आप लोगों को इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी दिया था, तो देखिए क्वेश्चन जरूर अटेम्प्ट किया कीजिए, क्योंकि एक बार पढ़ना, जब मैं आप लोगों को पढ़ाता हूं तो माइंड में आप लोगों की चीजें जाती हैं, पर लेकिन जब क्वेश्चन आप लोग अटेम्प्ट कर रहे होते हैं तो जो माइंड में आप लोगों के वो चीजें जो सेट की गई हैं आप लोगों के द्वारा वो निकाली जाती है, और सेम प्रोसीजर आप लोग का एग्जाम में देखने को मिलता है। तो इसलिए क्वेश्चन जरूर अटेम्प्ट कीजिए आप लोग। ओके, तो यहां पर जो बात की जा रही है, अभी ये स्कीम थी पीएम किसान, जो कि यहां पर मोदी जी के द्वारा, यानी कि यहां पर एक तरीके से बीजेपी के द्वारा लॉन्च की गई, खासकर इलेक्शन से जस्ट पहले, यानी कि वोटर को लुभाने के लिए। अब कुछ ऐसा ही काम किया जा रहा है कांग्रेस के द्वारा यहां पर बोला गया है कि हम लोग क्या करेंगे, हम लोग लेकर आएंगे NYAY। ये क्या है यहां पर, न्यूनतम आय योजना। न्यूनतम आय योजना को यहां पर यह बोला गया कि 6,000 रुपए हम लोग पर मंथ देंगे, जो कि 6,000 रुपए यहां पर मोदी जी के द्वारा पर ईयर दिया जा रहा है। तो ये बात इनके द्वारा बोली गई है। यहां पर कितने लोगों को कवर करेंगे, ये लगभग 20% हमारी कंट्री के जो सबसे ज्यादा गरीब लोग हैं उनको कवर कर चलेंगे इस स्कीम के तहत। तो बोला गया कि लगभग 72,000 रुपए, यानी कि 12×6 हो गया, तो 72,000 रुपए पर ईयर यहां पर दिए जाएंगे, जो कि पर ईयर ओनली अगर पीएम किसान की बात करें तो 6,000 रुपए दे रखे हैं। तो यहां पर जो ये अभी इनके द्वारा ये अनाउंसमेंट किया गया है,
तो देखिए कहीं ना कहीं ये मिनिमम इनकम की बात की जा रही है और पहले से यहाँ पर मिनिमम इनकम की बात कर रही है कांग्रेस कई बार। पर लेकिन क्या ये सही है? क्या इसका लिए हमारी कंट्री में फाइनेंस की बात की जाए, अगर यहाँ पर हमारी कंट्री में इतना फाइनेंस है कि हम लोग 6,000 रुपए पर मंथ इस तरीके से ट्रांसफर कर सके? क्योंकि अगर इसको आप लोग देखेंगे, ये जो अमाउंट है फूड सब्सिडी का 2 गुना है, इसी तरीके से जो फर्टिलाइजर सब्सिडी प्रोवाइड कराई जा रही है उसका 5 गुना है, और एक साइड में हम लोग सब्सिडी को कम करने की बात कर रहे हैं, और यहाँ पर ये प्राइस इतना ज्यादा बढ़कर आ रहा है निकलकर। और इसके लिए यहाँ पर कांग्रेस ने ये तो बोल दिया कि हम लोग इतना प्रोवाइड कराएंगे, जो एक अच्छी बात आप लोग बोल सकते हैं, 6,000 रुपए प्रोवाइड करा रहे हैं, पर लेकिन भैया पैसा कहां से आएगा? किस तरीके से आप लोग इसको टैकल करके चलेंगे? वो जो खाका तैयार करके देना चाहिए था वो नहीं दिया गया। यानी कि हो सकता है कि आगे चल के ये बस एक तरीके का जुमला हो कि हाँ बोल दिया बस इस तरीके से कि हाँ फिर आगे इंप्लीमेंट करने की कोई जरूरत ही नहीं है। यानी कि कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि अगर पूरा प्रॉपर प्लान ये लेकर आते हैं कि हाँ इतना पैसा है इस तरीके से दिया जाएगा, यहां से हम लोग रेवेन्यू इकट्ठा करेंगे इस स्कीम के लिए, वो कुछ भी डेटा रिवील यहां पर नहीं किया गया है। बस ये बोला गया कि इतना यहां पर मिल जाएगा, और मोस्ट 20% जो गरीब हैं, सबसे बड़ी बात यहां पर यह आएगी इनको कैसे आप लोग चूज करोगे? आखिर कहां से निकाल के लेके आओगे इनको कि हाँ ये मोस्ट 20% सबसे ज्यादा गरीब है, तो उसको आप लोग कैसे डिसाइड करोगे? उस डेटा के बारे में भी कोई यहां पर इंफॉर्मेशन नहीं दी गई है कि ये डेटा इकट्ठा कहां से कर आप लोग लेकर आओगे। और ये मोस्ट 20% ही सबसे ज्यादा वनरेबल है, क्या इसकी क्या गारंटी है? तो कहने का मतलब यहां पर यह है कि ये स्कीम तो बोल दी इन्होंने कि हाँ 6,000 रुपए पर मंथ हम लोग लेकर आने वाले हैं, 72,000 रुपए पर ईयर हम लोग प्रोवाइड कराएंगे, जिसका नाम रखा गया न्यूनतम आय योजना। पर लेकिन इसके लिए जो एक पूरा खाका तैयार होकर आना चाहिए था, पैसा कहां से आएगा, किस तरीके से लोगों को यहां पर देखा जाएगा, कौन यहां पर ट्रांसफर करेगा, सेंटर और स्टेट मिलकर काम करेंगे या फिर अकेला सेंटर काम करेगा? तो एक पूरा जो एक तरीके से पूरा खाका तैयार होकर आना चाहिए था, वो तैयार नहीं किया गया, इसीलिए राइटर इसके ऊपर क्वेश्चन मार्क यहां पर लगा रहे हैं। अगर पूरा इसके बारे में डिटेल होता है कि इस तरीके से काम होगा, ऐसे ऐसे चीजें चलेंगी, तो समझ में आता, पर लेकिन ऐसा कुछ नहीं देखने को मिला। अगर 20% भी जो मोस्ट वनरेबल बोले उनको वनरेबल किस कंडीशन में देखेंगे? वो गरीब है, उनके पास में जमीन नहीं है, या फिर वो लैंडलेस लेबरर हैं, मतलब क्या क्राइटेरिया आप लोग रखना चाहते हैं? तो ये तमाम मुद्दे यहां पर कुछ भी क्लियर नहीं किए गए हैं, और इस स्कीम को इसके साथ में कंपेयर किया जा रहा है। तो यहां पर इसके ऊपर कई सारे कमेंट भी आए थे बीजेपी के, यहां पर अरुण जेटली सर के भी, उन्होंने बोला था इस तरीके से कुछ करके कि आज की डेट में जो इंदिरा गांधी जी के द्वारा बोला गया था गरीबी हटाओ, आज की डेट में यहां पर हम लोग खड़े हैं 2019 में, इंदिरा गांधी जी के टाइम पे बोला गया था, आज तक यहां पर गरीबी नहीं हट पाई है। तो आखिर इसकी क्या गारंटी है कि ये गरीबी हटाएगी? तो देखते हैं किस तरीके से यहां पर चीजों को टैकल कर चला जाता है आने वाले टाइम में। नेक्स्ट आर्टिकल, इसके बारे में हल्का सा आइडिया आप लोगों को होना चाहिए, ज्यादा इंपॉर्टेंट आर्टिकल नहीं है वैसे, इसके बारे में आप लोग इतना याद रखिए कि आज की डेट में कई सारी बंदूक ऐसी हैं, जिस तरीके से ये गन है आप लोगों के सामने, ये हमारी कंट्री में अलाउ नहीं की जाती है, लोगों को, नॉर्मल जनता को अपने पास में रखें। हमारी कंट्री में इस तरह कोई ज्यादा प्रोविजन नहीं है। पर लेकिन अगर आप वेस्टर्न वर्ल्ड में जाएंगे, न्यूजीलैंड हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, या फिर यूएसए हो गया, यहां पर एक तरीके से इनके हाथ में राइट दे रखा है, जैसे आप लोग मोबाइल लेकर घूमते हैं, हर एक पर्सन अपनी खुद की गन रख सकता है। सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से नॉर्मली यहां पर इस तरीके की चीजें अलाउ की गई थी, पर लेकिन आज की डेट में सिक्योरिटी को खतरा हो चुकी है। रिसेंटली न्यूजीलैंड में अभी एक मॉस्क में एक पर्सन के द्वारा घुसकर गोलीबारी की गई, यहां पर लगभग 50 लोगों को मारा गया और लगभग 12 से ज्यादा लोग वहां पर इंजर्ड हो गए। तो यहां पर जो इनकी प्राइम मिनिस्टर न्यूजीलैंड की, उनके द्वारा सीधा सीधा ये बोला गया है कि अब आने वाले टाइम में यहां पर कोई भी ऐसा जो सेमी ऑटोमेटेड जो वेपन है इस तरीका, या फिर असोल्ट राइफल है, यानी कि ये तो है सेमी ऑटोमेटेड वेपन, ये वाला हो गया, और ये असोल्ट राइफल है, ये इस तरीके वेपन हो गया, इनको अलाउ नहीं किया जाएगा कंट्री में। और ये इस पर्टिकुलर कंट्री की प्रॉब्लम नहीं है, यूएसए में बहुत सारे ऐसे केसेस देखने को मिलते हैं फ्रीक्वेंटली, जहां पर गोली चला दी जाती है किसी भी जनता के ऊपर, किसी भी रेस्टोरेंट में जाकर या फिर किसी पर्टिकुलर स्कूल में जाकर, बच्चों के ऊपर भी कई बार इस तरीके से जो सरफिरा इंसान होता है, बंदूक होती है, अपने घर की जायदाद होती है, जब मन किया उठाया और चल दिया। आज तो मन कर रहा है कि कुछ लोगों को बलि का बकरा बना दूं। तो इस तरह की कंडीशन देखने को मिलती है। न्यूजीलैंड की अगर बात करें तो आइलैंड में 5 मिलियन के करीब यहां पर लोग रहते हैं, उनमें से लगभग 1.2 मिलियन जो है आज के डेट में उनके पास में आप लोगों को आर्म्स नजर आएंगे, यानी कि खुद की बंदूक नजर आएगी। तो ये कितनी बड़ी एक तरीके से कंडीशन है, यहां पर समझ सकते हैं। कल को किसी भी इंसान का अगर मान लीजिए घर में बंदूक है, तो अगर दिमाग फिरता है तो घर के भी इंसान को निपटा सकता है। अगर घर में बंदूक नहीं तो क्या करेगा? थप्पड़ मार देगा, ज्यादा से ज्यादा उठा के कुछ बर्तन फोड़ेगा, सर में कुछ मार देगा, कुछ भी इस तरीके से, तो वो एक तरीके से बचने के चांसेस रहते हैं। लेकिन बंदे के हाथ में बंदूक है और फ्रस्ट्रेट है किसी रीजन की वजह से, उठा के कर दिया काम, या तो अपने घर वालों को उड़ाएगा या फिर बाहर वालों को उड़ाएगा। तो ये जो चीजें हैं, एक तो सबसे बड़ी बात ये है कि सबके हाथ में नहीं होनी चाहिए। अगर एक सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी रखनी है बंदूक, वो एक किसी रेस्पॉन्सिबल पर्सन के हाथ में होनी चाहिए घर के हाथ, और वो भी उस तरीके से कि हाँ उसी के पास में उसका कंट्रोल हो। पर लेकिन यहां पर ऐसा कुछ नहीं होता है। बहुत फ्रीक्वेंटली ये चीजें देखने को मिलती हैं। केसेस 1996 में यहां पर ऑस्ट्रेलिया में भी कुछ केसेस देखने को मिले, कई सारे लोग मारे गए यहां पर। इसी के साथ में ये कई सारे जो केसेस निकल कर आते हैं आसपास वाले एरिया में भी यहां पर देखने को मिलते हैं। तास्मेनिया पोर्ट पे बात की जा रही है, यहां पर भी कुछ लोगों की जान गई। यूएसए में बड़ी
फ्रीक्वेंटली ये चीजें होती रहती हैं, तो इसको कंट्रोल करने की जरूरत है। और जैसे न्यूजीलैंड ने यहाँ पर इनको कंट्रोल करने की कोशिश की है, दूसरी कंट्री को भी इसको कंट्रोल करने की जरूरत है। यानी कि दूसरी कंट्री जैसे यूएसए हो गया, जहां पर मास शूटिंग बहुत फ्रीक्वेंटली देखने को मिलती है, तो वहां पर भी ये एक तरीके का सोल्यूशन यहाँ पर बोल सकते हैं। बल्कि यहाँ पर तो अपोजिट काम किया गया डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा। बराक ओबामा थे उस टाइम पर, यह बोला गया कि ये तो इतनी फ्रीक्वेंटली यहाँ पर जो गनमैन आकर किसी पर भी गोली चला देते हैं, तो इसको टाइट करना पड़ेगा जो वेपन यहाँ पर दिए जाते हैं। पर लेकिन जो यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप साहब है, उन्होंने आते ही ये बोला कि हम लोग इसको और आसान करेंगे ताकि और ज्यादा लोगों के पास में गन रहे और वो और ज्यादा सिक्योर फील कर सकें। तो ये एक तरीके से बिल्कुल अपोजिट चलते हैं। वो तो आप लोग जानती हैं कि ये हमेशा वो बात बोलेंगे जो लोगों को पसंद नहीं आती है, और नॉर्मली इस तरीके की कंडीशन निकल कर आती है। तो चलिए जो भी है देखते हैं क्या वर्ल्ड इससे कोई सीख लेता है, क्या इसका कोई सोल्यूशन निकलता है। तो ये आने वाले टाइम में एक देखने वाली बात होगी। तो ये था आर्टिकल जिसके बारे में आप लोग आइडिया रख सकते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल है ब्रेक्जिट के बारे में। ब्रेक्जिट का क्या मतलब है? ब्रेक्जिट का मतलब है ब्रिटेन का यूरोपियन यूनियन से बाहर निकलना। यूरोपियन यूनियन क्या है? यूरोपियन यूनियन एक तरीके का समूह है जिसके अंदर 28 कंट्री हैं। अगर ब्रिटेन बाहर निकल जाती है तो 27 कंट्री रह जाएंगी। और बाहर निकलने की क्यों बात कर रहे हैं? क्योंकि यहां पर एक रेफरेंडम कराया गया। रेफरेंडम एक तरीके का इलेक्शन टाइप का होता है, जिस तरीके से हम लोग वोट डालते हैं। वहां जनता से डायरेक्ट पूछा जाता है कि क्या आप लोग ये चाहते हैं। तो जनता से पूछा गया कि आप लोग ब्रिटेन से बाहर निकलना चाहते हैं। तो यहां पर जो बात निकल कर आई, ये यहां पर बोला गया 51.9%, लगभग आप लोग बोल सकते हैं मोटे मोटे तौर पर 52% लोगों ने ये बोला हम लोग बाहर निकलना चाहते हैं, और 48% लोगों ने ये बोला कि हम लोग बाहर निकलना नहीं चाहते हैं। अगर 2% लोग यहां पर पहुंच जाए तो क्या ये बाहर निकलने वाली कंडीशन पॉसिबल हो पाएगी? नहीं, अब वही कंडीशन बनी हुई है। यानी कि 2016 में जो ये 52% थे, अब ये लगभग 50-50% हो चुके हैं, ये फिर उससे भी कम हो चुके हैं जो कि यूरोपियन यूनियन से बाहर निकलना चाहते हैं। तो कंडीशन अगर उसी टाइम पे हो जाती है, वो नहीं कहते हैं कि जब लड़ाई होती है किसी की और उस टाइम पर अगर कोई किसी को थप्पड़ मार देता है, किसी तरीके की लड़ाई हो जाती है, जो कुछ हो जाता है उसी टाइम पे हो जाता है, बाद में तो फिर सुलझावा ही होता है। यानी कि बाद में तो फिर ऐसा होता है कि हाँ भैया बैठ के अपना चीजों को शांत कर लो। जो उस टाइम पर मार के निकल जाता है वो निकल जाता है। तो ऐसी बात है, उस टाइम पर ये रेफरेंडम अगर होना था तो उस टाइम पर हो जाता तो हो जाता। अब तो भैया ऐसी कंडीशन होगी जैसी यहां पर क्रिएट हो गई है। अब कंडीशन क्या क्रिएट हो गई है? थेरेसा मे है यहाँ की प्राइम मिनिस्टर, वो बार बार चाहती हैं कि यहाँ पर ये जो यूरोपियन यूनियन वाला फंडा था यहाँ पर ये साइड में हो जाता, और 29 मार्च थी ये उस टाइम पर फिक्स की गई थी, और अब 29 मार्च आने में बस एक दिन का गैप है, यानी कि परसों आप लोगों की 29 मार्च हो जाएगी। तो अब कहने वाली बात यहाँ पर ये है, अब ये लटका हुआ है फंडा बिल्कुल। अब ब्रेक्जिट का ये मैं तो क्या बताऊं, ब्रेक्जिट क्लियर ये होगा या नहीं होगा, ना तो यूरोपियन यूनियन को पता है ब्रेक्जिट क्लियर होगा, ना यहाँ पर जो ब्रिटेन है ना उसको पता है। यानी कि ये इस तरीके का हो गया जैसे बीरबल की खिचड़ी, यानी कि पता नहीं बनेगी भी या नहीं बनेगी, तो वो कंडीशन यहां पर चल रही है। तो ब्रेक्जिट जो है आज की डेट में इसको बोला गया अभी यूरोपियन काउंसिल के द्वारा कंट्रोल उनके हाथ में आ गया, क्योंकि इनके कंट्रोल हाथ में था 29 मार्च तक कि आप लोग करो इसको किसी तरीके से। अब कंट्रोल आ गया यूरोपियन काउंसिल के हाथ में, तो 27 मेंबर यहां पर बच जाते हैं जो यहां पर अगर ब्रिटेन को बाहर निकाल देते हैं। अब वो यहां पर डिसाइड करेंगे कि मैटर कैसे लेकर चलना है, या तो करंट जो यहां पर इस तरीके से जो डील चल रही है इसको कैसे लेकर चलना है, या फिर जो बात की जा रही है कोई डील ही नहीं होनी है, या फिर टाइम आगे लेकर चलना है। यानी कि करंट को ही आप लोग ऐसे लेकर चलना है जो यहां पर डील चल रही है, या फिर कोई डील ही नहीं होनी है, या फिर आगे टाइम और चाहिए इसको टैकल करने के लिए। अब ये डिसाइड यहां पर यूरोपियन यूनियन करेगा। अब देखिए दो कंडीशन है, एक तो यूरोपियन यूनियन के इलेक्शन होने वाले हैं, वो नहीं चाहता है कोई ऐसी अनफॉर्चुनेट कंडीशन बने इलेक्शन के टाइम पर कि यहां पर कोई हफरा तफरी मचे। अगर इसको पोस्टपोन किया जाता है तो यूरोपियन यूनियन चाहता है कि कम टाइम के लिए पोस्टपोन कर दिया जाए, पर लेकिन उसके लिए भी क्लैरिटी नहीं आ रही कि कितने टाइम के लिए पोस्टपोन किया जाए। अगर इसको 2 साल से ज्यादा के लिए पोस्टपोन किया जाता है तो फिर आगे आने वाले टाइम में यूके के अंदर इलेक्शन है तो उसके ऊपर इसका इंपैक्ट पड़ेगा। तो अब ये एक ऐसी खिचड़ी बनी हुई है कि समझ में नहीं आ रहा है कि किस तरफ से ये खानी है, यानी कि किस तरह से इसका सॉल्यूशन निकालना है। तो उसी के चलते यहां पर ये आर्टिकल निकलकर आया है। हालांकि अभी इसको 12 अप्रैल तक बोला गया कि डिसाइड करोगे कैसे करना है, पर लेकिन डिसाइड कौन करे? मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थेरेसा मे को सपोर्ट ही नहीं कर रहे हैं किसी भी तरीके से, तो वो बेचारी कैसे यहां पर इसको सॉल्यूशन निकाल के लेके आए। तो बहुत बड़ा मुद्दा आज की डेट में ये यूरोप के अंदर चल रहा है। तो देखते हैं कैसे सॉल्यूशन निकलता है और क्या बातें निकलकर आती हैं। नेक्स्ट आर्टिकल काफी इंपॉर्टेंट है, पर उससे पहले आप लोगों के सामने क्वेश्चन है। आज की डेट में जो गरीब लोग हैं वो एक जगह से दूसरी जगह पर दौड़े फिर रहे हैं, पर लेकिन उनको उनका पेमेंट नहीं मिल पा रहा है, जो कि आधार कार्ड से कनेक्ट भी कर दिया गया था। तो ये उनको बेनिफिट, उनकी जो भी स्कीम है, पेंशन है या फिर उनकी मनरेगा से रिलेटेड सैलरी है, वो उन तक नहीं पहुंच पा रही है। तो ये ऐसा क्यों हो रहा है, ये आप लोगों को एक्सप्लेन करना है। आखिर क्या रीजन है यहाँ पर, वो रीजन मैं आप लोगों को समझाऊंगा अभी डिटेल में। आखिर फंडा क्या निकल के आ रहा है रिसेंटली, ये न्यूज में किस लिए? न्यूज में इसलिए है क्योंकि जिन लोगों के अकाउंट में उनकी पेमेंट पहुंचनी चाहिए थी वो डाइवर्ट की जा रही है किसी दूसरे अकाउंट में, और इसका कोई यहाँ पर एक तरीके से सबूत भी नहीं है कि कहां पर वो जा रही है। बस ये है कि वो चली जा रही है किसी और अकाउंट में। उसको कोई एक तरीके से वो नहीं कहते मैप करने वाली जो बात है, उसको
उसको कोई मैप नहीं कर पा रहा है, और एक तरीके से जो मिडिल मैन क्लास है वो पावरलेस है, उनके पास में कोई पावर नहीं है, तो उनकी जो ओल्ड एज पेंशन है या फिर महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट के तहत यानी कि मनरेगा एक्ट के तहत जो उनको पैसा मिलता है वो पूरे दिन यहाँ पर परेशान रहते हैं। एक तो ये देखिए गरीब इंसान किस तरीके से प्रॉब्लम फेस कर रहा है, और ऊपर से उसको जो मेहनत कर रहा है वो उसको मेहनत का फल भी नहीं मिल रहा है। तो काफी खतरनाक सिचुएशन यहाँ पर क्रिएट हो गई है अगर ढंग से देखा जाए, तो उसी का सोल्यूशन निकालने की बात यहाँ पर की जा रही है। आखिर कैसे इसको हैंडल करके चलना है, तो ये बात है अभी। आखिर कौन है यहाँ पर इसके पीछे शैतान, वो है यहाँ पर आधार पेमेंट ब्रिज सिस्टम। आधार पेमेंट ब्रिज सिस्टम यहाँ पर ये एक तरीके का सिस्टम है जिसके तहत यहाँ पर पूरा जो बेनिफिशियरी है उस तक यहाँ पर पैसा पहुंचता है। ये एक तरीके का सिस्टम है, पूरा ट्रांजैक्शन होता है, यानी कि कोई पर्टिकुलर बैंक यहाँ पर स्पॉन्सर करता है, एनपीसीआई यहाँ पर कंप्लीट यहाँ पर इसको हैंडल करने वाला है, जो कि यहाँ पर टैकल करके इसको चलता है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यहाँ पर बिल्कुल ऐसे है जैसे आप लोग प्रेसिडेंट बोल सकते हैं, यानी कि प्रेसिडेंट एक रबर स्टैंप है। हमारी कंट्री में जो डिसीजन लिया जाएगा वो लिया जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। प्रेसिडेंट के नाम पर काम होता है पर लेकिन करता कौन है, सेंट्रल गवर्नमेंट करती है। इसी तरीके से रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के नाम से काम हो रहा है पर लेकिन एक्चुअल में काम कर रहे हैं यहाँ पर एनपीसीआई, और यहाँ पर जो गवर्नमेंट है वो भी एक साइड में हो जा रही है। तो एक्चुअल में पावर किसके हाथ में आ गई है, एनपीसीआई और इसके मैपर की, यानी कि मैप करता है कहां से कहां तक पैसा जा रहा है, और जो बैंक होता है पड़ोस में उसमें वहां पर जो बेनिफिशियरी होता है उसके अकाउंट में पैसा पहुंचाया जाता है। तो यहां से जो पूरा फंडा चल रहा है, फंडा ये चल रहा है कि इस इंसान तक जिसको रियल बेनिफिशियरी है, यानी कि जो यहां पर जिसकी पेंशन पहुंचनी चाहिए, जिसने काम किया है काफी लंबे समय तक मनरेगा के तहत, उसकी सैलरी पहुंचनी चाहिए, उस इंसान तक उसका पैसा नहीं पहुंच रहा है, किसी दूसरे अकाउंट में उसका पैसा ट्रांसफर कर दिया जा रहा है, जो कि एक रॉन्ग इंफॉर्मेशन के थ्रू बनाया गया एक अकाउंट है। आखिर ये कैसा हो रहा है अब वो समझते हैं यहां पर डिटेल में। सबसे पहले तो यहां पर आप लोगों के सामने लिखा हुआ है आधार पेमेंट ब्रिज सिस्टम, जो कि मैंने अभी आप लोगों को समझाया एक पिक्चर में। ये है आप लोगों के सामने, ये पूरा आधार पेमेंट ब्रिज सिस्टम है जिसके थ्रू ट्रांजैक्शन सेंड किया जाता है। इसको पूरे आर्टिकल में एपीबीएस बोलूंगा, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में, तो ये आप लोगों को याद रखना है। तो एपीबीएस जो है यहाँ पर आधार पेमेंट जो ब्रिज सिस्टम है, ये कहीं ना कहीं जो कंट्रोल किया जा रहा है नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया एनपीसीआई के थ्रू कंट्रोल किया जा रहा है, जो कि इनडायरेक्ट वे में आरबीआई से कनेक्टेड है, पर लेकिन मेन ऑथोरिटी इसी के हाथ में है। और यहाँ पर सबसे बड़ी बात यह, आप लोगों का आधार नंबर ही यहाँ पर आप लोगों का फाइनेंशियल एड्रेस होता है। जिस तरीके से आप लोगों के पास में एक अकाउंट नंबर होता है, वो अकाउंट नंबर आप लोगों के पास में कब आता है, जब आप लोग डिटेल में इंफॉर्मेशन जाकर देते हैं वहां पर, हाँ ये हमारा नाम हो गया, पता हो गया, फोटो हो गया, सिग्नेचर हो गया, तब आप लोगों को एक अकाउंट नंबर मिलता है। पर लेकिन यहां पर ऐसा कुछ नहीं किया जा रहा है, यहां पर आप लोगों के आधार कार्ड को ही अकाउंट नंबर बना दिया जा रहा है। अगर आप लोगों को पैसा ट्रांसफर करना है तो आप लोगों को बस आधार कार्ड देना है, पैसा ट्रांसफर हो जाएगा। किसी बैंक का नाम नहीं देना आप लोगों को, आईएफएससी जो यहां पर आईएफएससी कोड नहीं देना आप लोगों को, आप लोगों की मनी ट्रांसफर हो जाएगी ओनली आधार कार्ड अगर नंबर आप लोगों के पास में है तो। अब यहां पर प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम यहां पर यह है कि जब यहां पर ये एपीबीएस की बात करते हैं, ये जो सिस्टम है ये दो स्टेप को फॉलो कर चलता है यहां पर, यानी कि दो स्टेप वो कौन कौन से। पहला तो ये है कि आप लोगों का जो आधार कार्ड है यहां पर वो कनेक्ट होना चाहिए एक तरीके से कस्टमर का अकाउंट के साथ में, यानी कि अकाउंट जो है वो उसका आधार कार्ड से होना चाहिए, पहली बात ये होनी चाहिए। दूसरा यहां पर ये होना चाहिए जो कनेक्शन होना चाहिए, ये एनपीसीआई मैपर यहां पर इसको मैप करता है कि किसके अकाउंट में पैसा जा रहा है। यानी कि अगर आधार कार्ड किसी दूसरे का तालमेल करके दूसरे का भी बैठा दिया गया तो एनपीसीआई मैपर क्या करेगा, उस दूसरे के अकाउंट में पैसा भेज देगा। बस ये रहेगा कि पैसा जरूर जाएगा, यानी कि पैसा नहीं रुकेगा, और कई बार रुक भी जाता है अगर यहां पर मिसमैच हो जाती है, यानी कि अगर मैपर के डेटा में मिसमैच होता है और आधार कार्ड के डेटा में मिसमैच होता है तो कई बार यहां पर पैसा रुक भी जाता है। तो ये कंडीशन बहुत ज्यादा लार्ज स्केल पर लोग आज के में फेस कर रहे हैं। आखिर प्रॉब्लम कहां से निकल कर आई, तो इसके लिए बोल रहे हैं कि जो जनधन अकाउंट के जो जनधन अकाउंट खोले गए थे यहां पर जनधन योजना के तहत, वहां पर जाकर बोल रहे हैं कि जो आप लोगों को प्रॉब्लम देखने को मिलेगी ना वो 2014 में देखने को मिलेगी। यानी कि प्रॉब्लम आज नहीं दिख रही है, आज तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है, पर लेकिन जो इसके रूट है वहां पर जो जड़ है प्रॉब्लम की वो 2014 में है। 2014 में मिलियंस ऑफ अकाउंट हमारी कंट्री में खोले गए, पर लेकिन वो कैसे खोले गए, गवर्नमेंट का प्रेशर था। मोदी जी कह रहे थे अकाउंट खोलो, पर लेकिन अकाउंट तो खोल दिए गए, पर लेकिन जो डेटा था वो उस तरीके से नहीं लिया गया जिस तरीके से लिया जाना चाहिए था, एक शांत स्वभाव में लिया जाना चाहिए था। कुछ अकाउंट में डिटेल बहुत ज्यादा गलत है, कुछ अकाउंट में जो एक तरीके से किसी दूसरे का नंबर है, किसी दूसरे का नाम है, वो चीजें देखने को मिल रही है। मल्टीपल अकाउंट में बहुत सारे कंफ्यूजिंग डेटा आ गए हैं, कई सारे लोगों के नाम भी एक जगह आधार कार्ड में कुछ और होता है तो उनका पैन कार्ड में कुछ और होता है और वोटर आईडी कार्ड में कुछ और होता है। यह भी गवर्नमेंट की गलती होती है क्योंकि मिस प्रिंट डेटा किया जाता है, एक वो बहुत बड़ी प्रॉब्लम निकल कर आती है। आधार नंबर
को अकाउंट के साथ में वेरीफाई कराने की कोशिश ही नहीं समझी गई। बस ऐसा किया गया, आधार में जो डिटेल है वो एक अलग है और अकाउंट में जो डिटेल है वो अलग है, उसकी वजह से भी कई बार मिसमैच देखने को मिल रहा है। तो जिन लोगों की पेंशन, स्कॉलरशिप, सब्सिडी या मनरेगा वेज है वो उन लोगों तक नहीं पहुंच पा रही है, जो कि उस टाइम पर डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर बोला गया था 2014 में गवर्नमेंट के द्वारा कि हम लोग सबके अकाउंट में पैसा भेजेंगे। तो खतरनाक सिचुएशन यहां पर यह हो चुकी है कि सबके अकाउंट में पैसा भेजना तो दूर की बात है, यहां पर कुछ के अकाउंट में पैसा किसी दूसरे के अकाउंट में जा रहा है और बहुत सारे लोगों का पैसा भी नहीं आ रहा है। तो ये दो बहुत बड़ी प्रॉब्लम यहां पर निकल कर आ रही है। जिस तरीके से अभी पीएम किसान योजना है हमारी कंट्री में, तो सारे जो गवर्नमेंट स्टेट डिपार्टमेंट है उनको डंडा कर दिया गया कि आप लोग बिल्कुल डेटा लेकर आओ, कितने किसानों को दिया जा सकता है, कितनी 2 हेक्टेयर लैंड है, और विद इन 10-15 दिन के अंदर पूरी स्कीम को इंप्लीमेंट करना। आप लोग पूरी साल में तो पूरी स्कीम को ढंग से इंप्लीमेंट कर नहीं पाते हैं, 10-15 दिन में आप लोग इतनी बड़ी स्कीम इंप्लीमेंट कर देते हैं, तो फिर क्या होगा? फिर यही होगा जो अभी हो रहा है। तो इस तरीके से खासकर जो वहां पर वेरीफाई होने चाहिए थे डेटा उनको वेरीफाई नहीं किया गया, और जो ग्राउंड एक तरीके से रिक्वायरमेंट थी एपीबीएस सिस्टम को सही से वर्क कराने के लिए, वो भी ढंग से यहां पर नहीं किया गया काम, यानी कि मिसमैच बहुत जगह देखने को मिला। फिर जब ये प्रॉब्लम बहुत लार्ज स्केल पर पहुंच गई, फिर ई केवाईसी की बात की गई, यानी कि केवाईसी, नो योर कस्टमर, ये वाली स्कीम लाकर लाए गए कि हाँ कस्टमर को जानो, उसको वेरीफाई करो। अब देखिए कस्टमर को जो वेरीफाई करने की बात करते हैं, बहुत सारे तो हम जैसे लोग भी नहीं समझ पाते कि आखिर चक्कर क्या है। अब जो लोग पढ़े लिखे लोग नहीं है उनको ये समझ में नहीं आ रहा है कि प्रॉब्लम कहां है, यानी कि एक तो उनको डेटा लेकर जाना है या फिर एक तरीके से उनकी बायोमेट्रिक प्रॉब्लम देखने को मिलती है कई बार। तो कहने का मतलब यहां पर ये है, जो वेरिफिकेशन का ये प्रोग्राम चला रखा है, ये आप लोगों को स्टार्टिंग से लेकर चलना चाहिए था। अब यहां पर लाकर बहुत सारे लोगों की जो प्रॉब्लम है वो बिल्कुल ऐसा हो गया कि फिर से उनका आधार कार्ड बनवा रहे हैं, यानी कि इतने सारे अकाउंट जो आप लोगों ने खोले उनको ई वेरीफाई कर रहे हैं। आप लोग समझ रहे हैं, फिर से एक तरीके से हो गया, फिर से सबके आधार कार्ड बन रहे हैं, और सबके आधार कार्ड बन रहे हैं तो फिर से वही प्रॉब्लम निकल के आ रही है, फिर से इतना ज्यादा बर्डन बैंक के ऊपर आ रहा है और फिर से वो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं निकल पा रहा है। तो ये एक तरीके से कास्केडिंग इफेक्ट ऐसा हो गया है कि प्रॉब्लम के ऊपर प्रॉब्लम बढ़ी जा रही है पर सॉल्यूशन कहीं नजर ही नहीं आ रहा है। और ये जो डेटा है आज भी मिसमैच में, और इसकी वजह से सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम झेलनी पड़ रही है वो है ओल्ड एज पेंशनर, यानी कि जो बुजुर्ग लोग हैं उनके झेलने पड़ रही है। सबसे खतरनाक सिचुएशन तो यहां पर देखने को मिली, 10 मिलियन पेमेंट में से, यानी कि 10 मिलियन जो पेमेंट 2014 से 18 के अंदर हुई है, तो इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस के द्वारा यह बोला गया है कि 38% जो पेमेंट है मनरेगा के तहत या अलग अलग चीजों के तहत वो रीडायरेक्ट हो गई है किसी दूसरे अनरिलेटेड अकाउंट में, यानी कि 100 में से 38 जो लोग हैं उनके पैसे ही नहीं मिल पा रहे हैं, यानी कि लगभग आप लोग बोले मोटा मोटा तौर पर इसको अगर ढंग से देखा जाए तो 1/3 से भी ज्यादा लोगों को पैसा ही नहीं मिल पा रहा है। और ये एक ह्यूज अमाउंट होता है, 1-2% होता समझ में आता है, 1/3 से भी ज्यादा लोगों के पास में पैसा नहीं पहुंच पा रहा है। तो समझ सकते हैं कि आप लोग कंडीशन कितनी अलार्मिंग है, यहाँ पर सिचुएशन कितनी खतरनाक लेवल की है। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये किसी की अकाउंटेबिलिटी भी नहीं है कि यहाँ कोई बोले कि भैया मेरी अकाउंटेबिलिटी है। 3 बातें यहाँ पर बोली गई मोटे मोटे तौर पर। सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो ये है यहाँ पर जो ये सिस्टम क्रिएट किया है यहाँ पर समझ में नहीं आ रहा है कैसे इसको टैकल करना है, यानी कि रिजेक्ट किया जा रहा है कईयों का पेमेंट और कईयों का पेमेंट किसी दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर किया जा रहा है। ये बिल्कुल ओपेक सिस्टम है, यानी कि जो सिस्टम यहाँ पर है ये काउंट ही नहीं करता है कि किसी और के अकाउंट में पैसा ट्रांसफर कर दिया गया। बस अकाउंट बना होना चाहिए, भले ही गलत डिटेल का क्यों ना हो वो अकाउंट, आप लोग उसको वेरीफाई नहीं करें कि उसी पर्सन का अकाउंट है क्या, जो पर्सन एक पर्टिकुलर पर्सन है उसका डेटा सही है क्या, बस आप लोग पैसा ट्रांसफर कर रहे हैं। तो इस तरीके से अगर कोई बैंक में किसी की इंटेंशन भी है कि हाँ वो सही करना चाहता है तो भी सही नहीं कर पाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर उसके पास में डेटा ही नहीं है अवेलेबल कि कहां से कहां पर पैसा जा रहा है। वो तो ये बोलेगा भैया तुम्हारे अकाउंट में जा रहा है, अब अंदर अंदर पता नहीं क्या हो रहा है यहाँ पर। तो इसलिए यहाँ पर डेटा भी नहीं है, एक ओपेक सिस्टम बन गया, धुंधला सिस्टम बन गया, सोल्यूशन कहां से निकाल कर लेकर आ जाए। तीसरी बात यहाँ पर यह बोली गई है, ये जो फाइनेंशियल सिस्टम है पूरा, ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया तो बोलने के लिए यहाँ पर पूरा जो हैंडल कर रहा है ये एनपीसीआई हैंडल कर रहा है। और जो राइटर है वो बोल रहे हैं कि हाँ हमने भी यहाँ पर गुहार लगाई थी इनके सामने कि भैया ऐसी कोई प्रॉब्लम चल रही है, पर और भी बहुत सारे प्रॉब्लम है उनके हाथों में, इसको अब तक इशू का कोई सोल्यूशन नहीं निकाला गया है। और यहाँ पर हमको ये बोला गया कि पेशेंस रखो, कोई ना कोई सोल्यूशन जरूर निकलेगा। तो कौन रेस्पॉन्सिबल है, कौन यहाँ पर सोल्यूशन निकालेगा, अब तक इसके बारे में कुछ जानने को मिल ही नहीं रहा है। आरबीआई एक नॉमिनल रेगुलेटर है, असली पावर एनपीसीआई के हाथ में, यूआईडीआई के हाथ में, जो कि आधार डेटा जिनका होता है। और इस तरीके से अगर झारखंड में ये प्रॉब्लम निकल कर आ रही है तो पूरी कंट्री में कितनी प्रॉब्लम होगी ये आप लोग समझ सकते हैं। इंडिपेंडेंट और यहाँ पर जो पार्टिसिपेटरी रिव्यूज का करना चाहिए, तभी जाकर ये प्रॉब्लम समझ में आएगी कि एक्चुअल में प्रॉब्लम कहां पर है और सॉल्यूशन कैसे निकालना है, और उसके ऊपर एकदम आप लोगों को स्टेप लेकर चलना चाहिए, वरना प्रॉब्लम इतनी बड़ी होगी कि आने वाले टाइम में हाहाकार मचने वाला है, जितना इग्नोर कर इसको आज के डेट में आप लोग चल रहे हैं। तो ये था कंप्लीट सिस्टम, यानी कि पूरा लूप होल देखने को मिल रहा है यहाँ पर, एक पेमेंट ट्रांसफर के सिस्टम में पैसा किसी और के थ्रू उड़ाया जा रहा है इनडायरेक्ट वे में। तो ये आप लोग आइडिया रखिएगा। ओके, आगे चलता हूं, क्वेश्चन का आंसर जरूर दीजिएगा, पूरा डेटा आप लोगों के सामने है।
नेक्स्ट जो डेटा है यहाँ पर ये बात की जा रही है, अगर बात करें यहाँ पर 2004 तो बात करें अभी यहाँ पर 2018 की बात करें जो फिलहाल रिसेंट लोकसभा चल रही है, तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम रही यहाँ पर जॉब क्रिएशन की। जॉब क्रिएशन उस लेवल पर नहीं हो पाया जिस लेवल पर यहाँ पर बात की जा रही थी। लैक ऑफ जॉब अपॉर्चुनिटी, यहाँ पर बेटर जॉब अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए थी, इसी के साथ में बेटर हॉस्पिटल अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए थी, ड्रिंकिंग वाटर, बेटर रोड और बेटर पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन। तो कई सारी ऐसी चीजें हैं जिनके बारे में सोचा जा रहा है, पर लेकिन अप टू द मार्क यहाँ पर चीजें नहीं हो पाई। तो लोगों के अंदर ये वरी है कि हाँ क्या ये चीजें आगे आने वाले टाइम में भी कंप्लीट हो पाएंगी। तो अब यही सोचने वाली बात है कि क्या जो जो वादे किए गए थे क्या वो कंप्लीट हो रहे हैं। 5 आउट ऑफ जो 3 है यहाँ पर, अगर उनको देखा जाए एवरेज यहाँ पर अलग, महाराष्ट्र में अलग सिचुएशन है, तमिलनाडु में अलग सिचुएशन, यानी कि 29 राज्यों में अगर देखें तो सिचुएशन भी आप लोगों को जगह जगह अलग देखने को मिलेगी। कहीं पर रोड अच्छी है तो कहीं पर आप लोगों को ड्रिंकिंग वाटर अच्छा देखने को मिलेगा, कहीं पर जॉब कम है तो कहीं पर कोई सिचुएशन अलग निकल कर आएगी। तो ये कंडीशन निकल कर आती है और कई सारे राज्य की तो जो हालत है वो काफी खस्ता है। तो ये कंप्लीट डेटा है आप लोगों के सामने जिसके बारे में एक एनालिसिस किया जा रहा है। आखिर किस तरीके से आप लोग चाहते हैं अगले अगले जो इलेक्शन आ रहे हैं उसमें चीजों को हैंडल करना, तो वो आप लोगों के हाथ में पावर है सिचुएशन को देखने का। नेक्स्ट यहां पर बात की जा रही है जेट एयरवेज की 70% जो फ्लाइट है आने वाले टाइम में एयर में होगी, यानी कि उड़नी स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि एसबीआई जो लेड ग्रुप है यहां पर वो यहां पर फंडिंग प्रोवाइड कराने वाला है जेट एयरवेज को। नेक्स्ट जो बात की जा रही है, केरला के अंदर भी ऐसी प्रॉब्लम देखने को मिल रही है जैसी पंजाब और हरियाणा के अंदर देखने को मिलती थी, यानी कि यहां पर भी घास फूस जलाया जा रहा है, खासकर जो चावल से बचा हुआ जो घास फूस होता है उसको जलाया जा रहा है खेतों में, और ये पोल्यूशन की रिलेटेड देखा जाए काफी खतरनाक सिचुएशन क्रिएट कर रहा है। ये सदर्न इंडिया में जो प्रॉब्लम आ रही है नॉर्मली नॉर्दर्न इंडिया में देखने को मिलती है, तो खतरनाक सिचुएशन बोल सकते हो। चाइना से और यूएसए से भी ज्यादा एमिशन जो है हमारी कंट्री का बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। पिछले साल अगर आप लोग देखेंगे, ये देखिए हमारी कंट्री का जो एमिशन है वो 5% लास्ट ईयर के साथ में यहाँ पर काफी बढ़ रहा है। ये बोला जा रहा है, जो इन्फॉर्मेशन बोली गई इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी के द्वारा ये रिपोर्ट निकल कर आई है। अगर मोटे मोटे तौर पर देखें 4.8% हमारी कंट्री में कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा रिवील हुई है पहले साल के कंपेयर में, तो ये यहां पर डेटा है। इसी के साथ में बिगेस्ट अगर 3 कंट्री का नाम लिया जाए, चाइना, यूएसए और इंडिया, 70% जो एनर्जी डिमांड है वो इन्हीं के अंदर कंप्लीट हो जाती है। ठीक है, तो यूएसए सबसे टॉप पर। अगर बात करें यहाँ पर अलग अलग चीजों के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, यहाँ पर जो चाइना और इंडिया, ये यूरोपियन यूनियन, यानी कि एक साइड में पूरा दुनिया हो गई और एक साइड में ये 3 कंट्री हो गई जो सबसे ज्यादा यहाँ पर काम कर रही हैं। कोल जो प्राइमरी एनर्जी सोर्स है वहां पर सबसे ज्यादा है चाइना के अंदर, दूसरे नंबर पर यूएसए के, दूसरे नंबर पर इंडिया के और तीसरे नंबर पर यूएसए के, यानी कि सबसे ऊपर हो गया चाइना, फिर इंडिया और फिर यूएसए, तीसरे नंबर पर यूएसए पहुंच गया है। ग्रोथ रेट जो देखने को मिला यहाँ पर, इसमें यहाँ पर इंडिया में सबसे ज्यादा देखिए आप लोग 5% देखने को मिला। तो ये यहाँ पर बोला जा रहा है खासकर हमारी कंट्री इस लेवल पर काफी पोल्यूशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए काफी आगे बढ़ रही है। चाइना ने पिछले कुछ टाइम में 30,000 से ज्यादा जो वर्ल्ड मैप है ना उनको डिस्ट्रॉय कर दिया है। रीजन क्या है? अरुणाचल प्रदेश वाला जो हमारा राज्य है और ताइवान जो चाइना का पार्ट चाइना बोलते हैं वो उसमें नहीं दिखाया गया था मैप में, इसलिए उन्होंने 30,000 के करीब जो है मैप डिस्ट्रॉय कर दिए। वो चाहते हैं अरुणाचल प्रदेश और ताइवान दोनों उनके मैप में शो हो। ठीक है, तो इस तरीके से प्रॉब्लम निकल के आ रही है। यूएसए काफी टेंशन में आ गया जब से रसिया ने एंट्री कर लिया वेनेजुला के अंदर। अब वेनेजुला में रसिया की फोर्सेज भी हैं और वहां पर उनके आर्मी पर्सनल भी हैं। तो देखते हैं कंडीशन कैसे सुधरती है। वेनेजुला वही कंट्री है जहां पर यूएसए जिसको अपोज कर रहा था, अब रसिया भी पिक्चर में आ गया है। अब कंडीशन कैसे हैंडल होगी तो देखने वाली बात होगी। ये आप लोगों का मैबेस क्वेश्चन है जिसका नाम है यहाँ पर मोंटसेराट। ये एक ब्रिटिश ओवरसीज टेरिटरी है। यहाँ पर आप लोग लोकेशन इसकी देख सकते हैं। फ्लैग इसका ये हो गया। और अगर बात करें यहाँ पर, इधर हो गया यूएसए, ये हो गया मैक्सिको, ये हो गया अटलांटिक सी, कैरेबियन सी यहाँ पर ये हो गया, और यहाँ पर ये हो गया वेनेजुला जिसके बारे में हम लोगों ने अभी बात की है। अगर बात करें इसकी करेंसी की तो यह है ईस्टर्न कैरेबियन डॉलर। और अगर बात करें कैपिटल की तो 4 कैपिटल हैं। एक तो यहाँ पर प्लेमाउथ, एक है यहाँ पर ब्रादेस, लिटिल बे, और यहाँ पर ये है मोन्सारेट। ठीक है, तो ये इसके बारे में आइडिया रखिएगा। इधर हो गया पैसिफिक ओशन। आइए अब आगे चलता हूं। आगे आप लोगों के सामने है ये आज का क्विज जो कि ये बताएगा कितने अच्छे से आप लोगों ने लेक्चर को सुना है। तो आइए नजर डालते हैं। सबसे पहले बात की जा रही है यहाँ पर न्यूनतम आय योजना। ये बोला जा रहा है 6,000 रुपए ये पर मंथ ट्रांसफर करेंगे, यानी कि 72,000 रुपए पर ईयर, कितने % लोगों को कवर करने की बात की गई है। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर ये बोला है कि जो अभी एपीबीएस सिस्टम के बारे में हम लोगों ने पढ़ा, ये यहाँ पर एनपीसीआई यानी कि नेशनल जो यहाँ पर नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया इसको कंट्रोल कर चल रहा है। तो यहाँ पर जो बात बोली जा रही है कि कौन सा डेटा यहां पर यह है जो फाइनेंशियल एड्रेस का काम कर रहा है, यानी कि कौन सा ऐसा डेटा है इंसान के पास में जो कि फाइनेंशियल एड्रेस का यहां पर काम कर रहा है, यानी कि अकाउंट नंबर का काम कर रहा है। नेक्स्ट जो बात की जा रही है इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस की, अगर हम लोग माने 10 मिलियन लोगों का पेमेंट अगर ट्रांसफर किया गया तो इसमें से कितने % लोगों का जो पेमेंट है वो किसी दूसरे अनरिलेटेड अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया गया। इसके अलावा कंडीशन यहां पर यह है जेट एयरवेज के बारे में 70% जो प्लेन है उसके उड़ने वाले हैं जो कि अब तक ठंडे बस्ते में पड़े हुए थे, किसके द्वारा यहां पर इसको सपोर्ट करने की बात की गई है, उस बैंक का नाम आप लोगों को बताना है। इंडिया के द्वारा जो एमिशन देखने को मिल रहा है ये यहां पर है 2299 यानी कि 2299 मिलियन टन कार्बन डाइऑक्साइड की बात की जा रही है। तो कितने % राइज देखने को मिला है पहले
पहले साल के कंपेयर में, ये आप लोगों को बताना है। चाइना, यूएसए और इंडिया मिलाकर कितने परसेंट एनर्जी डिमांड है ऑल ओवर वर्ल्ड में, इनकी ये बताना है आप लोगों को। यूएसए ने कौन सी कंट्री को एक्यूज किया है, यानी कि कौन सी कंट्री के ऊपर आरोप लगाया है कि वो वेनेजुला के अंदर प्रॉब्लम को और ज्यादा बढ़ाना चाह रहा है, ना कि उसको घटाना चाह रहा है। तो ये था टोटल आज का डिस्कशन। क्वेश्चन के आंसर जरूर दीजिएगा जो भी आप लोगों से पूछे गए हैं। फेसबुक पे कनेक्ट हो सकते हैं, इंस्टाग्राम या फिर टेलीग्राम, सारे लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनका आंसर जरूर दिया कीजिए, मुझे भी अच्छा लगेगा और आप लोग भी अच्छी प्रैक्टिस होगी, एग्जामिनेशन हॉल में आप लोग कंफर्टेबल फील करेंगे। इसी के साथ में क्वेश्चन की वीडियो आप लोग जरूर अटेम्प्ट किया कीजिए, उससे आप लोग के माइंड में जो क्लैरिटी आएगी किसी पर्टिकुलर टॉपिक को लेकर, वही एग्जाम में आप लोगों को फायदा पहुंचाने वाली है। ओके, तो ये था आज का टोटल डिस्कशन। मिलता हूं नेक्स्ट लेक्चर में। तो आसपास सफाई रखिए, पानी और पेड़ पौधों को सेव कीजिए, पॉलिथीन और प्लास्टिक का बिल्कुल यूज नहीं करना है। बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ एंजॉय करो यार। नेक्स्ट लेक्चर में मिलता हूं, तब तक के लिए जय हिंद।